बात आती है कि कल हमने क्या पढ़ लिया था यस्टरडे। आप सर कहीं नहीं हो। हाँ जी। सर आपकी शक्ल नहीं दिख रही है। हाँ यार, यही तो मैं कह रहा हूँ कि मेरी शक्ल अभी नहीं आ रही है, वो सेटिंग का समझ ही नहीं आ रहा। कल से ना शायद आप लोगों की क्लास ऐप में होगी, तो उसमें तो हो जाएगा। अब इसकी सेटिंग का समझ ही नहीं आता कि शक्ल कैसे आएगी मेरी, और अब ये कैसे आएगा फिर लिखा हुआ। आज आज आप एडजस्ट कर लीजिए प्लीज। कल से ना ऐप में ही शायद क्लास चलेगी। आप करो काम, वीडियो करो, वीडियो नहीं है। आ, अभी आ रहे क्या शक्ल? यस सर। चलो तो स्टार्ट करें। यस सर। ओके, तो कल अपन ने क्या पढ़ लिया था उसके बारे में जरा डिस्कस करते हैं। यस्टरडे दो लेक्चर हम लोगों ने करे थे। पहले लेक्चर में मैंने आपके साथ इंट्रोडक्शन करा था कि सॉइल होती क्या है, और इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम लोगों ने सॉइल के टाइप्स को भी देखा था। साथ के साथ उन टाइप्स से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज को भी हम लोगों ने देखा था। एंड आई होप सो कि वो आप लोग याद करके आए हैं। बहुत काम की चीज है क्योंकि क्वेश्चन उन्हीं में से बनते हैं। ये लेक्चर 1 में हमने देखा था। लेक्चर 2 में हमने स्टार्ट करा था सॉइल से रिलेटेड इंडेक्स प्रॉपर्टीज, और इंडेक्स प्रॉपर्टीज को काफी हद तक देखा था। इंडेक्स प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी सॉल्व करे थे, और मेजर मेजर हमने 8 फॉर्मूला देखे थे। तो मैं सभी को सजेस्ट करना चाहूंगा कि वो 8 फॉर्मूले टिप्स पे याद रखना। सर आवाज सही से नहीं आ रही। बात सही नहीं आ रही? आ रही है सर आवाज। अभी आ रही है कि प्रॉपर? सर ठीक आ रही है। सर कम आ रही है, बहुत कम आवाज आ रही है। आ रही है सर, कंटिन्यू आ रही है सर। सर सही आ रही है। नेटवर्क इशू। देखिए और बच्चों का तो ठीक आ रहा है। आप प्लीज, या तो नेटवर्क इशू है या आपके मोबाइल का वॉल्यूम तो कम नहीं है। सर वॉल्यूम फुल है, पता नहीं सर, सही से नहीं सुनाई दे रहा। बाकी बच्चों को तो क्लियर आ रहा है एकदम। सही आ रहा है सर, सही आ रहा है। सही आ रहा है सर। चलो सही। चलो वॉइस इज क्लियर। चलिए अभी आगे चलते हैं। बात आती है कि आज हम लोगों को क्या पढ़ना है। इंडेक्स प्रॉपर्टीज के सारे फॉर्मूले प्लीज आप याद करिएगा, और 1-2 दिन में मैं आप लोगों को क्वेश्चंस बैंक भी अपनी तरफ से प्रोवाइड करूंगा टॉपिक वाइज, तो वो भी आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। आज हम लोगों का पहला टॉपिक जाने वाला है जिसको हम कहते हैं लेबोरेटरी डिटर्मिनेशन। लेबोरेटरी डिटर्मिनेशन क्या है? लेबोरेटरी डिटर्मिनेशन का मतलब सॉइल की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो आप लैब के अंदर पता करते हैं, और आपके पास 3 ऐसी प्रॉपर्टीज है जो आप लैब में पता करते हैं। पहला आपके पास आता है वाटर कंटेंट, दूसरा आपके पास आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तीसरा आपके पास आता है यूनिट वेट। और काफी हद तक इसमें से चांस बनते हैं कि 1 लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बात आती है यहां पर कि अगर मैं बात करता हूं वाटर कंटेंट की, तो वाटर कंटेंट आप लोगों का 7 तरीके से निकाला जाता है। सबसे पहले तो मैं वाटर कंटेंट को रिवाइज करवाना चाहूंगा। 1 मिनट का पेशेंस करना, 1 मिनट का बस। ओके सर। अपना माइक म्यूट रखो। हाँ भाई, आई एम सेइंग दैट
वाटर कंटेंट जो है वो क्या था, दैट इज नोन टू बी एज मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सॉलिड्स। अभी वाटर कंटेंट को लेबोरेटरी में निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, वो तरीके कौन कौन से हैं उनके बारे में डिस्कस करता हूं। सबसे पहला तरीका आता है पिक्नोमीटर मेथड, दूसरा आता है आपके पास ओवन ड्राई मेथड, तीसरा आता है सैंड बाथ मेथड, चौथा आता है अल्कोहल मेथड और पांचवा आता है कैल्शियम कार्बाइड मेथड। सिक्स्थ आपके पास आता है रेडिएशन मेथड और उसके बाद एक और आता है सेवंथ टॉर्जन बैलेंस मेथड, जो कि एक्चुअली में आपके पास कोर्स में है नहीं, तो इसके बारे में डिटेल नहीं पढ़ेंगे, बाकी सबके बारे में डिटेल से जानने का शुरू करते हैं। वाटर कंटेंट सबसे पहले होता है पिक्नोमीटर मेथड के थ्रू। पिक्नोमीटर मेथड में 4 स्टेट होती है। पिक्नोमीटर क्या होता है, ये आपको पिक्चर दिख रहा है, इस पिक्चर को पिक्नोमीटर कहते हैं, ठीक है। पिक्नोमीटर से रिलेटेड कुछ बातें, इसका वॉल्यूम कितना होता है 900 ml, ये बात आपको याद रखनी है, काम की बात है। और पिक्नोमीटर को वाटर कंटेंट के लिए कैसे यूज करते हैं उसको जरा समझेंगे। पिक्नोमीटर में आपके 4 स्टेट आप बनाकर चलते हो, कौन कौन से। पहला स्टेट होता है जिसमें ओनली पिक्नोमीटर आपके पास होता है। दूसरा स्टेट आप क्रिएट करते हो जिसमें आप पिक्नोमीटर में ड्राई सॉइल डालते हो, कैसा, ड्राई सॉइल। तीसरा स्टेट आप क्रिएट करते हो जिसमें आपके पिक्नोमीटर में ड्राई सॉइल जो थी उसमें आप अपना वाटर भी ऐड करना स्टार्ट कर दोगे, यानी इसमें आप अपना पानी भी ऐड करते हो। तो ये आपका हो गया वाटर, ये आपकी हो गई सॉइल। और चौथी स्टेट में आप अपने पिक्नोमीटर को पूरा पानी से भर देते हो, फुल ऑफ वाटर ओनली। तो मैंने कहा कि आपके वो 4 स्टेट कौन कौन से बने। पहला स्टेट जो सिर्फ पिक्नोमीटर का था, ओनली पिक्नोमीटर, पिक्नोमीटर प्लस सॉइल, पिक्नोमीटर प्लस सॉइल प्लस वाटर और पिक्नोमीटर प्लस वाटर। मैंने कहा कि आप लोगों का जो पहले वाला स्टेट है उसका वजन है W1 या आप उसको M1 से डिनोट कर सकते हैं। और जो आपका दूसरे वाला स्टेट है जिसमें पिक्नोमीटर और सॉइल दोनों है, उसका जो वजन है वो है आपका M2। जो पिक्नोमीटर प्लस सॉइल प्लस वाटर है उसका वजन है M3 और जो पिक्नोमीटर प्लस वाटर है ओनली फुल ऑफ वाटर उसका वजन है M4। ये 4 स्टेट का वजन पता करने के बाद आपका वाटर कंटेंट का फॉर्मूला है ये। अब देखिएगा एक चीज, इस फॉर्मूले को याद करने का मैं आपको तरीका बता देता हूं लेकिन डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, बिकॉज आप लोग जेई के लिए तैयार कर रहे हैं और जेई के एग्जाम में डेरिवेशन नहीं काम आती, बहुत लंबी डेरिवेशन है, किसी काम की नहीं है, इसलिए हम डेरिवेशन की तरफ नहीं जाएंगे अभी। इसका फॉर्मूला है वाटर कंटेंट का M1, M2, M3 और M4 आपको पता लग गया। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है, ये M4 है। एंटी क्लॉकवाइज मैनर में लाइन से चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज मैनर में ये लाइन से चल रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या बना मेरे पास, M2 माइनस M1 अपॉन M3 माइनस M4 N2 में G माइनस 1 अपॉन G माइनस 1 इंटू 100। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये बात आती है यहां से, G क्या है, G इज नोन टू बी एज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल। जो आपकी मिट्टी है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है G। तो मैंने आप लोगों को ये फॉर्मूला याद करने के लिए तो कहा, और लेकिन इस फॉर्मूले के पेपर में आने के बहुत कम चांस होते हैं, तो टिपिकल है, लेकिन याद करने का तरीका काफी इंपॉर्टेंट है। एंटी क्लॉकवाइज मैनर में M1, M2, M3, M4 लिखेंगे और फॉर्मूला आपका काम आ जाएगा। कुछ बातें यहाँ पर लिखी हैं वो जरा इंपॉर्टेंट है और आप ध्यान में रखेंगे। ये मेथड किसके लिए काम आता है, सिर्फ कोर्स सॉइल के लिए काम आता है, फाइन सॉइल के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते। उसका कैसे पता करते हैं उसको भी बताता हूं अभी। और ये मेथड जब ही यूज होगा जब आपको आपकी मिट्टी की स्पेसिफिक ग्रेविटी का पता होगा। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सा मेथड है जो आप यूज करेंगे व्हेन यू नो द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल टू फाइंड द वाटर कंटेंट। तो पानी के कंटेंट को निकालने के लिए जब स्पेसिफिक ग्रेविटी पता हो तो हम पिक्नोमीटर मेथड का यूज करते हैं।
उसके बाद क्या मैं यहां से ये बात जानना चाहूंगा कि अगर मेरे पास फाइन सॉइल है तो फाइन सॉइल का वाटर कंटेंट किस तरीके से निकाला जाता है? याद रखेंगे, वाटर कंटेंट फॉर द फाइन सॉइल अगर मैं पिक्नोमीटर की मदद से ही निकालना चाहता हूं तो आई कैन फाइंड इट विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी बॉटल। ये आपको याद रखना है, डेंसिटी बॉटल। अब डेंसिटी बॉटल एक छोटा सा इस तरह का फ्लास्क होता है जिसका वॉल्यूम होता है 50 ml और इसका प्रोसेस जो है वो बिल्कुल सेम है जो आपके पिक्नोमीटर का प्रोसेस है, सेम एज दैट ऑफ पिक्नोमीटर, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो उसी प्रोसेस से वही फाइन सॉइल बस इसमें हम लोग डालते हैं कोर्स सॉइल की जगह और वाटर कंटेंट निकाला जाता है। तो डेंसिटी बॉटल के लिए एक पॉइंट और लिखना चाहूंगा मैं कि डेंसिटी बॉटल सिर्फ फाइन सॉइल के लिए ही काम नहीं आती। पेपर में क्वेश्चन आया था एई के किसी पेपर में कि डेंसिटी बॉटल कैन यूज्ड फॉर फाइंडिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाटर कंटेंट फॉर, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने में भी काम आता है और वाटर कंटेंट निकालने में भी काम आता है। किसके? फॉर फाइन एंड कोर्स सॉइल, दोनों के लिए काम आता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। बात आती है यहां से माय डियर स्टूडेंट कि पिक्नोमीटर मेथड क्या था, कैसे था, वो चीज आपको समझ में आ गई। उसके बाद अगला मेथड आता है ओवन ड्राई मेथड। देखिए ओवन आपको पता है क्या होता है, सबको पता है ओवन क्या होता है। ओवन को हिंदी में अगर मैं कहना चाहूं तो दैट इज नोन टू बी एज भट्टी, जिसमें आपकी ईंटें चलती हैं या आप घर में भी माइक्रोवेव ओवन यूज करती हैं। तो मैं सिंपल सी भाषा में कहता हूं कि आपके पास एक सॉइल है और ये कैसी सॉइल है? मॉइस्चर्ड सॉइल है, यानी इसमें ऑलरेडी पानी आपका है। इस सॉइल को आप ओवन के अंदर 24 घंटे के लिए गर्म करिए। 24 घंटे के लिए इस सॉइल को ओवन में गर्म करिए। अगर इस सॉइल का वजन W1 है तो डेफिनेटली गर्म करने के बाद इसका वजन कुछ कम हो जाएगा क्योंकि इसमें से पानी उड़ जाएगा। और कितने टेम्परेचर पे गर्म करना है? जनरली 105 से 110 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना है। याद रखना है आपको, काम की बात है। अब मुझे पता है कि अगर इसका वजन W2 हो गया तो पानी का वजन कितना था? मैंने कहा पहले वाले में से बाद वाला मास माइनस कर दो, क्योंकि पहले वाले में से बाद वाले मास में पानी उड़ चुका है और ये ड्राई सॉइल बन चुकी है। ये ड्राई सॉइल है तो मैं लिख सकता हूं पानी का वजन तो ये था, और ड्राई सॉइल में पानी तो है ही नहीं ना, ड्राई सॉइल में पानी तो है ही नहीं। क्या है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी अफाक। सर आप थोड़ा फास्ट जा रहे हो सर, नोट्स नहीं बन रहे ठीक से। अफाक आप कल आए थे क्या? हेलो, प्लीज लिसन टू माय वर्ड्स कि मैंने आपको कल भी कहा था कि आप साथ की साथ सब कुछ मत लिखते चलिए मेरे, क्योंकि ऐसे अगर आप लिखकर चलोगे तो आप समझने पे ध्यान नहीं दे पाओगे। मैं जो भी लिख रहा हूं ये एज इट इज मैं PDF बना के आपको प्रोवाइड कर देता हूं। उसमें आपके वन लाइनर भी आ जाते हैं, उसमें आपका हैंड रिटन जो मैं ये लिख रहा हूं ना ये भी आ जाता है। तो नोट्स आप बाद में प्रॉपर बना लेना, लेकिन लेक्चर में हल्का फुल्का, बस हल्का हल्का सा जो आपका मन करे बस याद रखने के लिए हल्का फुल्का लिखते चलो, ज्यादा नहीं लिखना। नहीं तो अगर मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा ना तो फिर आप देखेंगे कि आधे से ज्यादा टाइम आप लिखने में ही निकाल कर चले गए और मैं चुप बैठ कर चला गया। तो मेरा ये मानना है कि मैं आपको पढ़ाता रहता हूं अच्छे से, समझ आपको एक एक चीज आ जाएगी, मैं PDF आपको दे दूंगा तो आप नोट्स उसमें से अच्छे से बना लेंगे। क्या मेरी बात आपको पसंद आई? प्लीज चैट में यस लिखेंगे। सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज आप यस लिखेंगे। हाँ चल, तो मैंने कहा कि अब जो आपके पास ड्राई सॉइल है वो ड्राई सॉइल में पानी तो है ही नहीं और हवा का कोई वजन होता नहीं है, तो ये क्या है? ये सिर्फ सॉलिड्स ही तो है। मैं ये बात लिख सकता हूं कि वेट ऑफ द ड्राई सॉइल और वेट ऑफ द सॉलिड बराबर है।
अरे वाह, इसीलिए आपके वाटर कंटेंट का फॉर्मूला यहां से ये बन जाता है। बस अब देखिए, ऊपर वाले को मत याद करना, ऐसा नहीं है कि तुम उसी को याद करो, आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग है कि ये कैसे काम करता है और आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। समझ में आना चाहिए आपको। अब आपको देखिए ये भी पता है कि ये मेथड जो है ना, ये बेस्ट मेथड है, सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेथड है। ये पॉइंट आपको याद करना है क्योंकि एसएससी जेई 2018 में ये क्वेश्चन आ गया था कि मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा है, वो ओवन ड्राई मेथड है। ये चीज याद रखनी है कि 24 आवर्स तक आपको गर्म करना है ओवन में, और किस टेम्परेचर पे करना है, जनरली 105 से 110 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना है, लिखा हुआ है। अब सॉइल तो देखिए आपको भी पता है बहुत सारी तरीके की होती है। ऑर्गेनिक सॉइल भी होती है जिसमें पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं। हाँ, इनऑर्गेनिक सॉइल भी होती है जिसमें मिनरल्स होते हैं। अब आपकी कॉमन सेंस है ना, ध्यान से सुनना, जिसमें मिनरल है उसमें ताकत है, और ताकत वाली चीजें ज्यादा टेम्परेचर को झेल सकती हैं। जैसे मैं आपको कहूं आपके पास कोकोनट वाटर है, आपको पता है आपका नॉर्मल पानी 100 डिग्री पे बॉईल हो जाता है, लेकिन आपका कोकोनट वाटर 1200 से 1500 डिग्री को झेल लेता है। हाँ, क्यों? क्योंकि कोकोनट वाटर में जान है, बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे विटामिन हैं, नेचुरल एनर्जी ड्रिंक है ना वो। तो मैंने क्या कहा, जो ज्यादा मिनरल से बना हुआ है वो ताकतवर है, वो ज्यादा टेम्परेचर को झेल सकता है। तो ऑर्गेनिक को अगर आप जलाओगे ज्यादा टेम्परेचर पे तो क्या होगा, पेड़ पौधे जल जाएंगे, और अगर पेड़ पौधे जल गए तो मिट्टी खराब हो जाएगी ना। हाँ, इसीलिए ये बोला गया ऑर्गेनिक सॉइल को 60 डिग्री पे ही गर्म करना, इससे ज्यादा पर गर्म मत करना, नहीं तो जल सकती है, मिट्टी खराब हो सकती है। इनऑर्गेनिक सॉइल को 105 से 110 पर गर्म करने के लिए बोला गया है। काफी इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है। अब मेरी बात आती है, एक पानी होता है आपका, उस पानी के बारे में मैं कहानी बताना चाहूंगा। एक पानी होता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल वाटर। अब ये है क्या स्ट्रक्चरल वाटर? क्या आपने ये चीज सुनी है? आपके पास कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O होता है, और जब आप इसको पानी से रिएक्ट करवाते हैं तो आपका कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O हो जाता है। या आप लोगों ने कभी ऐसा भी सुना होगा, जो आपकी एलम होती है, उस एलम का फॉर्मूला होता है एल्यूमिनियम सल्फेट Al2.SO4 थ्राइस डॉट 18H2O। अब अगर मैं इसको बहुत गर्म करता हूं, तो बहुत गर्म करने पे ये पानी अलग तो हो जाता है। बहुत गर्म करने पे मैं ऐसा लिख सकता हूं इस पानी को Al2SO4 थ्राइस प्लस 18H2O। अगर मैं बहुत ज्यादा इसको गर्म करता हूं तो ध्यान से सुनना, अगर ये ऊपर वाली एलम है ना, तो नीचे वाला पता नहीं क्या है, ये एलम नहीं है, ये एक्चुअली में एक सॉल्ट है। सब कुछ बदल गया, जो फिटकड़ी थी वो फिटकड़ी खत्म हो गई, पता नहीं क्या बन गया। तो ये जो पानी है ना, जो पानी केमिकली अटैच्ड है, जो पानी केमिकल फॉर्मूले में आ रहा है, केमिकल फॉर्मूले में अटैच है ऑलरेडी, उस पानी को कहते हैं स्ट्रक्चरल वाटर। ये पानी अपने आप में आपका कहलाता है स्ट्रक्चरल वाटर। एक छोटी सी बात ना समझ कर चलना, काफी काम की बात है। अब वैसे तो ये स्ट्रक्चरल वाटर फॉर्मूले में अटैच है, फॉर्मूला इतना जल्दी किसी चीज का नहीं टूटता, कभी नहीं टूटता। तो मैंने आपको कहा कि अगर ये पानी फॉर्मूले में ही अटैच है, फॉर्मूला टूटता नहीं है ऐसे, तो इसको उड़ाने के लिए, टू रिमूव स्ट्रक्चरल वाटर, आपको बहुत टेम्परेचर देना पड़ता है। हाँ, टू रिमूव स्ट्रक्चरल वाटर हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। बहुत टेम्परेचर की जरूरत है। कितना? दैट टेम्परेचर कैन बी अबाउट 350 डिग्री सेल्सियस। जी ये बात आपको याद रखनी है, आपको 350 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर देने की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो आपका जिप्सम होता है ना, जिप्सम और पीओपी आपने सुना होगा, सिर्फ ये एक्सेप्शन है कि इसका 80 डिग्री पे ही स्ट्रक्चरल वाटर उड़ जाता है।
स्ट्रक्चरल वाटर रिमूव्स एट सिर्फ जिप्सम का 80 डिग्री। इसीलिए जिस मिट्टी में जिप्सम होता है उस मिट्टी को 80 डिग्री तक ही गर्म करने के लिए बोला गया है। तो ये बात लिखी है, देखो, द सॉइल कंटेनिंग जिप्सम, उस मिट्टी को 80 डिग्री से ज्यादा पर गर्म मत करना क्योंकि स्ट्रक्चरल वाटर लूज हो सकता है। ये बात याद रखना भाई, काफी काम की बात है ये, ठीक है। चलिए, तो मैं लिख भी देता हूं तुम्हारे लिए, ये तो हटा ही देता हूं। बिकॉज स्ट्रक्चरल वाटर कैन लूज, और अगर स्ट्रक्चरल वाटर उड़ गया तो फिर प्रोडक्ट ही खराब हो जाएगा ना। इसीलिए सिर्फ जिप्सम वाली को 80 डिग्री के लिए बोला गया। टेम्परेचर याद करना, काम के हैं सारे। अगला आता है सैंड बाथ मेथड। एक बात और मैं बता दूं, ओवन कहाँ होता है? ओवन फील्ड में तो नहीं होता, साइट पे थोड़ी होता है ओवन। ओवन तो आप लोगों का रहता है उसमें लैब में। हाँ, ओवन कहाँ रहता है? ओवन इज प्रेजेंट इन द लेबोरेटरी। आई एम सेइंग दैट सैंड बाथ मेथड, अब लेबोरेटरी में बार बार थोड़ी मिट्टी को लाया जाता है। तो जब मुझे फील्ड टेस्ट करना होता है वाटर कंटेंट के लिए, तो मैं ओवन ड्राई मेथड की तरह ही काम करता हूं, लेकिन क्या करता हूं, साइड पे लेता हूं एक कढ़ाई, उस कढ़ाई के नीचे जलाता हूं एक आग, और इसमें डाल देता हूं मिट्टी, और मिट्टी को भूनता रहता हूं। जो मिट्टी मैंने इनिशियली डाली है उसका वजन W1 है। मिट्टी को गर्म किया, गर्म करने के बाद मिट्टी का वजन W2 हो गया, पानी का वजन आ गया W1 माइनस W2, सॉलिड का वजन आ गया W2। इस तरीके से मैं अपनी मिट्टी का वाटर कंटेंट साइट पे या फील्ड पे निकालता हूं। इस पूरे प्रोसेस को आप लोग कहते हैं सैंड बाथ मेथड। हाँ, तो मैंने क्या कहा, इट इज द फील्ड मेथड। पहली बात तो ये फील्ड मेथड है और बहुत एक्यूरेट तो नहीं है। क्यों एक्यूरेट नहीं है? 2-3 रीजन है इसके। आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि आपको कितना टेम्परेचर देना है। अगर आप भट्टी को गर्म करते जा रहे हो तो भट्टी बस गर्म ही होती जा रही है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा माय डियर स्टूडेंट फ्रॉम दिस पॉइंट, कि मेरा कंट्रोल नहीं है टेम्परेचर के ऊपर। अब कंट्रोल नहीं है तो एक्यूरेसी तो नहीं है ना, नहीं, इसीलिए बहुत एक्यूरेट नहीं है, रफ वैल्यू देगा, कोई कंट्रोल नहीं है। अब मैंने कहा अगर मैं ऑर्गेनिक सॉइल के लिए इसको यूज करता हूं, अगर मैं ऑर्गेनिक सॉइल के लिए इसको यूज करता हूं तो क्या होगा? टेम्परेचर तो मेरे हाथ में नहीं है। अगर 60 डिग्री से ज्यादा हो गया तो सॉइल खराब हो जाएगी। हाँ, तो आई कैन से ऑक्सीडेशन हो सकता है, ऑक्सीडेशन कैन अकर। ये जो ऑक्सीडेशन है ना, इस ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि मिट्टी में प्लांट्स जल जाएंगे और आग लग जाएगी, तो मिट्टी खराब हो जाएगी। तो ऑक्सीडेशन हो सकता है, जिसके कारण आपकी ऑर्गेनिक सॉइल के लिए कभी भी ये प्रोसेस यूज नहीं करा जाएगा, यानी इनऑर्गेनिक के लिए काम आता है। सैंड बात समझ में आ गया ना? डाउट नहीं आना चाहिए। अभी बात आती है, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को आधे घंटे से 45 मिनट के बीच में गर्म करना होता है, क्योंकि इतने में पानी उड़ जाता है। अब कई बार पूछते हैं कितने टेम्परेचर पर? भाई आप नहीं बता सकते। सैंड बाथ मेथड में आप टेम्परेचर नहीं बता सकते, क्योंकि टेम्परेचर पे आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कितना टेम्परेचर है एक्चुअली में, इसीलिए। ठीक है, एक अंदाजे से काम होता है बस। उसके बाद मेरे पास आता है एल्कोहल मेथड। एक एल्कोहल होता है मेरे पास, नाम काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। क्या आप लोगों ने ये सुना है कि अगर आपके पास एक कंटेनर में मैंने पानी रखा, 1 मिनट रुकिएगा,
जी आ गया मैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना ऐसा 1-2 मिनट के लिए जो मैं गया, क्योंकि खाना आ गया था। अभी बात आती है यहाँ पर कि आप लोगों को मैं समझा रहा था एक अल्कोहल, ये तो आपको पता है कि अगर आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में आप लोगों ने वाटर रखा और आपके पास एक दूसरा कंटेनर है, उस कंटेनर में आप लोगों ने अल्कोहल रखा, और आप जानते हैं कि जो आप लोगों का अल्कोहल वाला कंटेनर है उसमें से अल्कोहल जल्दी इवेपोरेट होगा। जानते हो कि नहीं जानते? अल्कोहल उड़ जाता है, आपको पता है ना ये बात। मोर इवेपोरेशन इसमें देखने को मिलेगा। अभी बात आती है यहाँ पर कि अगर इवेपोरेशन ज्यादा है तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं मिट्टी के अंदर एक अल्कोहल मिलाता हूं, जिस अल्कोहल का नाम काफी इंपॉर्टेंट है, उसको कहते हैं मिथाइलेटेड स्पिरिट, उस अल्कोहल को मिट्टी में मिलाने से इवेपोरेशन का रेट बढ़ेगा। हाँ बढ़ेगा, और इवेपोरेशन होगा तो पानी भी उड़ेगा। तो इवेपोरेशन होता है जिसकी वजह से पानी भी उड़ जाता है। तो अब मेरे पास एक मिट्टी है, उस मिट्टी का कोई वजन है W1, ठीक है, ओरिजिनल सॉइल है ये। मैंने उसमें अल्कोहल मिलाया, इसमें मैं अगर अल्कोहल मिलाता हूं तो पानी उड़ जाता है, उसके बाद इस मिट्टी का वजन बन गया W2, ठीक है भाई। तो मैंने आपको ये कहा कि इस मिट्टी का वजन W1 था, अब W2 हो गया, तो वाटर कंटेंट निकालना तो आपके बाएं हाथ का खेल हो गया। अब W1 माइनस W2/W2। लेकिन क्या आपके हाथ में टेम्परेचर कंट्रोल है? नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो आप क्या करेंगे? ऑर्गेनिक सॉइल के लिए तो बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, इसको नहीं करेंगे, इसीलिए सिर्फ इनऑर्गेनिक के लिए यूज होता है और ठीक ठाक रिजल्ट ये दे देता है। अब बात आती है कि ये फील्ड मेथड है कि साइट मेथड, वो है लेबोरेटरी मेथड, दोनों है। आप लैब में भी यूज कर सकते हो, आप फील्ड में भी यूज कर सकते हो, ये दोनों मेथड है, याद होना चाहिए प्लीज आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद काफी अच्छा और काफी इंपॉर्टेंट मेथड आता है, क्यों इंपॉर्टेंट है उसको भी ध्यान देखेंगे। मेथड आता है कैल्शियम कार्बाइड मेथड। अभी है क्या ये? बात आती है, मेरे पास एक एलिमेंट है, एक कंपाउंड है, कैल्शियम कार्बाइड। जब मैं कैल्शियम कार्बाइड को किसी भी मिट्टी के अंदर डालता हूं, ये मेरे पास एक सॉइल है, उस सॉइल में पानी है, मॉइस्चर्ड सॉइल है, ये नेचुरल मॉइस्चर्ड सॉइल, मॉइस्चर्ड सॉइल है। अगर मैं इसमें कैल्शियम कार्बाइड को मिलाता हूं तो कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ रिएक्ट करेगा और वहां पर एसिटाइलिन गैस प्रोड्यूस करेगा। C2H2 क्या है? एसिटाइलिन गैस है। ये क्या है? एसिटाइलिन गैस है। अब मैंने क्या कर रखा है कि ये पूरा प्रोसेस एक कंटेनर में करा है, ध्यान से सुनना। ये मैंने कहा कि आपका जो कैल्शियम कार्बाइड वाला मेथड है, कैल्शियम कार्बाइड का जो प्रोसेस है वो मैंने कंटेनर में करा है। वो कंटेनर कैसा है? कुछ ऐसा सा एक कंटेनर है मान लो, और उस कंटेनर पे ऊपर मैंने एक गेज मीटर लगाया है। ये क्या है? ये मेरा गेज मीटर है जो मेरे प्रेशर को मेजर करता है। तो मैंने कहा ये मेरी मिट्टी है, उस मिट्टी में पानी भी है, तो अगर इस मिट्टी में ऑलरेडी पानी है और मैंने कैल्शियम कार्बाइड डाला तो ये क्या करेगा? ये एसिटाइलिन गैस प्रोड्यूस करेगा। और मैं जानता हूं जितना ज्यादा पानी होगा उतनी ज्यादा एसिटाइलिन गैस होगी ना। H2O इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिटाइलिन गैस। और मैंने कहा जितना ज्यादा एसिटाइलिन गैस होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा। हाँ, और जितना ज्यादा प्रेशर होगा मैं उतना गेज मीटर से नाप सकता हूं। तो इनडायरेक्टली मुझे यहां से यह पता लगता है कि जितना ज्यादा मेरा एसिटाइलिन गैस प्रोड्यूस हो रहा है उतना ज्यादा मेरे पास मिट्टी में पानी है। और हम जो कन्वर्ट करते हैं वो इक्विवेलेंस का यूज करते हैं, इक्विवेलेंस कंसेप्ट का यूज करते हैं कि इतना पानी आएगा तो इतनी गैस होगी, इतना पानी आएगा तो इतनी गैस होगी, ऐसा करके हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। काफी खास बात इस मेथड की ये है कि ये बहुत कम टाइम में रिजल्ट देता है, 5 से 7 मिनट में आपका रिजल्ट दे देता है ये बात आपको याद रखनी है। कई किताबों में 5 से 7 है, कई में 5 से 10 है, आप 5 से 7 भी याद कर सकते हैं। सबसे जल्दी यही रिजल्ट देता है और किसी भी मिट्टी पे यूज कर लो क्योंकि टेम्परेचर की कोई बात ही नहीं है। उसके बाद मेरी बात आती है यहाँ पर कि ये एक फील्ड मेथड की तरह भी काम कर सकते हो। क्यों?
भाई कहीं भी यूज करो ना, क्या दिक्कत है ना। चलो अब रेडिएशन मेथड को समझते हैं, रेडिएशन मेथड काम कैसे करता है। मैंने कहा कि आपके पास एक फील्ड है, थोड़ा ध्यान से समझकर चलना जो भी मैं आपको कह रहा हूं अभी। ये आपके पास एक फील्ड है, इस फील्ड में आप लोगों ने क्या किया, एक तरफ आपने लगाया एक कोबाल्ट 60। क्या है ये? कोबाल्ट 60 जो है वो नाम है, और ये अपने आप में एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है। क्या मतलब होता है इसका? रेडियो एक्टिव मटेरियल का मतलब होता है कि ये रेडिएशन फैक्टर रहता है, आपको पता ही है। रेडिएशन में ना होते हैं न्यूट्रॉन्स, ये क्या करता है, ये रेडिएशन फैक्टर है। रेडिएशंस में प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रॉन्स, और न्यूट्रॉन्स पानी के साथ जब रिएक्ट करते हैं ना तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। न्यूट्रॉन जैसे ही पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, मतलब न्यूट्रॉन खत्म ही हो जाएगा एक तरह का, वो पानी के साथ रिएक्ट कर जाएगा, पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो मैंने कहा एक तरफ आपने लगाया कोबाल्ट 60, एक तरफ मिट्टी के अंदर आप लोगों का लगा हुआ है डिटेक्टर। क्या है? डिटेक्टर। तो ये क्या है? ये आपकी सॉइल है। आपने कहा कि आपकी मिट्टी के अंदर एक तरफ तो है रेडियो एक्टिव मटेरियल, एक तरफ है डिटेक्टर। ये रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या करेगा? न्यूट्रॉन्स को फेंकेगा, पक्का फेंकेगा। और अगर बीच में हुए पानी के मॉलिक्यूल्स, बीच में हुए पानी के मॉलिक्यूल्स, मैं ये बात कह सकता हूं ये H2O है, ये न्यूट्रॉन्स है। जैसे ही पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे वो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब करेंगे तो न्यूट्रॉन यहां तक पहुंच नहीं पाएगा ना, नहीं पहुंच पाएगा। तो मैं ये बात कह सकता हूं कि ग्रेटर इज द वाटर कंटेंट इन द सॉइल, greater is the water content, lesser will be the number of neutrons, lesser will be neutrons with detector। आपके डिटेक्टर के पास उतने कम न्यूट्रॉन्स आएंगे। तो मैं ये बात कह सकता हूं कि जितने कम न्यूट्रॉन्स आएंगे वहां से पता लग जाएगा कि पानी उतना ज्यादा है। आपको समझ में आया? ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। तो रेडिएशन मेथड आपको क्या कह रहा है कि ये मेथड एक तो आप साइट पे यूज करेंगे, कॉमन सेंस है, मिट्टी तो साइट पे ही है। तो इसमें क्या होता है, बहुत कॉस्टली है क्योंकि कोबाल्ट 60 काफी कॉस्टली होता है। इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि न्यूट्रॉन्स रिएक्शन करता है। न्यूट्रॉन्स गेट एमिटेड एंड रिएक्ट विद वाटर, देयर इज द लॉस ऑफ एनर्जी, देन डिटेक्टर डिटेक्ट्स दिस एंड हेंस इक्विवेलेंट वाटर कंटेंट को फाइंड कर लेता है। ये चीज आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। अभी टॉर्जन बैलेंस मेथड जो है वो कोर्स में नहीं है, तो मैं इसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ऐसे मैं इसको समझा भी नहीं सकता। उसके बाद मेरे पास बात आती है वाटर कंटेंट के बारे में। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि प्लीज आप मेरे को बता सकते हैं कि अभी तक सब क्लियर है? I request everybody to comment. ऑल क्लियर ना अभी तक? चलो बहुत बढ़िया। अब मेरे पास बात आती है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकलता है। आप दो तरीके से स्पेसिफिक ग्रेविटी को निकाल सकते हैं, एक है आपका पिक्नोमीटर, एक है आपका डेंसिटी बॉटल। दोनों के बारे में मैं बता चुका हूं। सेम प्रोसेस जो मैंने आपको अभी बताया था, ये जो आपके 4 प्रोसेस मैंने बताए थे ना, यही प्रोसेस आप लोगों के लगेंगे पूरे एज इट इज। अरे हटाओ ना यार, बनाने ही क्यों है। जो प्रोसेस वो बताए थे M1 M2 M3 M4, वो ही सेम प्रोसेस आप यहां लगाएंगे। अब एक बात बताओ, फॉर्मूला तो मैं कह ही दूंगा, रट लो, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन मैं अगर समझाना चाहूं तो मैं कैसे बताऊं। पिक्नोमीटर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको क्या होता है, ठीक है। आपको मैंने कहा स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है डेंसिटी ऑफ सॉइल, डेंसिटी ऑफ सॉइल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, दोनों का वॉल्यूम कैसा होगा, सेम होगा। मैं ये बात कह सकता हूं कि मास ऑफ सॉइल भी हो सकता है ना ये, तो मास ऑफ सॉइल क्या है, M2 - M1। M2 - M1 क्या है, मास ऑफ सॉइल है। अब जितनी सॉइल का ये वॉल्यूम है, उतनी ही वॉल्यूम पे पानी का वजन आपको चाहिए।
कॉमन सेंस की बात है। क्या आप ये बात कह सकते हैं सबसे पहले तो पानी कितना है, वो आपने कहा पानी जो है वो आप लोगों का यहाँ पर क्या है, ये इतनी सॉइल है, इतना पानी है, पक्का है। मैं अगर आपको ये कह देता हूं कि इतना ही पानी आपको चाहिए, अभी तो ये सॉइल चल रही है, सिर्फ इतना ही पानी का वजन आपको चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने करा M4 माइनस M1। अगर आप M4 माइनस M1 करते हैं तो सारा पानी आ जाता है, आ जाता है। अगर मैं M3 माइनस M2 करता हूं तो मेरे पास इतना पानी आ जाता है। ध्यान से सुनना, एक चीज मैंने लिखी यहां पर M4 माइनस M1, M4 M माइनस 1 में फुल वाटर आ गया आपके पास, आ गया। और अगर मैं M3 माइनस M2 करता हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, M3 माइनस M2 में मेरे पास सॉइल प्लस वाटर आ रहा है। सिर्फ वाटर आ रहा है, जो एक्स्ट्रा वाटर है वो वाटर आ रहा है मेरे पास, क्योंकि P प्लस S तो कट गया ना, सिर्फ वो एक्स्ट्रा वाटर आ रहा है। हाँ, ऊपर वाला पानी आ रहा है, जो इसके ऊपर का पानी है, ये वाला हिस्सा मेरे पास अब आ रहा है, ठीक है। मैंने कहा हाँ, अगर मैं ये कह दूं ये क्या है, ये एक्स्ट्रा वाटर है। अगर मैं ये कह दूं कि फुल वाटर में से एक्स्ट्रा वाटर को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास वो पानी आ जाएगा जिसकी वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है मुझे। पूरे पानी में से ऊपर वाला माइनस कर दो तो ये वाला पानी आ जाएगा, आ गया। बस उसी डेरिवेशन को यहां पर कर रखा है M2 माइनस M1 अपॉन, इन्होंने जो लिखा है वो एक्चुअली में यही से लिखा है, तो मैं इसको अपने आप से लिख देता हूं, M2 माइनस M1 अपॉन M4 माइनस M1 माइनस में M3 माइनस M2। इस तरीके से मैं ये फॉर्मूला निकाल सकता हूं, माइनस M3 माइनस M2। मेरी बात समझ में आनी चाहिए आप लोगों को, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो आप वो भी याद कर सकते हैं। वो तोड़ने के बाद यही बन रहा है आप लोगों का, M2 माइनस M1 माइनस M3 माइनस M4, वो ऐसे ही बन जाता है। तो ये आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, क्लियर है। यही फॉर्मूला याद करेगा, इसको भूल जाइए, ये ज्यादा अच्छा है। ट्रेडिशनली आप इसको समझ के भी याद कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि डेंसिटी बॉटल से भी आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल सकती है, वो भी आप कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। आगे मेरे पास बात आती है यहां पर माय डियर स्टूडेंट कि आप लोगों का बात आती है यूनिट वेट की। मैं यूनिट वेट आपको समझाना चाहूंगा कैसे काम करता है। सर फाइन ग्रेन के लिए हम क्या यूज करते हैं सर, माइक्रोमीटर या डेंसिटी बॉटल? एक बार दोबारा बोलिएगा प्लीज। सर जो फाइन ग्रेन सॉइल है उसके लिए हम क्या फाइन यूज सॉइल करते के हैं? लिए आप डेंसिटी बॉटल यूज करते हैं, मैंने बताया था ना वो आपको। सर क्या माइक्रोमीटर नहीं कर सकते यूज उसके लिए? नहीं, पिक्नोमीटर नहीं कर सकते फाइन के लिए। क्यों नहीं कर सकते मैं बता देता हूँ अभी। फाइन सॉइल के लिए पिक्नोमीटर इसलिए नहीं कर सकते, एक तो पिक्नोमीटर का वॉल्यूम ज्यादा है, जिसके कारण आपके फाइन सॉइल की लम्प्स बन जाएंगे। पिक्नोमीटर में पानी डालोगे एकदम से तो ज्यादा पानी होने के कारण लम्प्स बन जाएंगे, समझ आ रहा है। इसीलिए हम डेंसिटी बॉटल से ही करते हैं, कम पानी के साथ प्रॉपर मिक्सिंग कर लेते हैं। आगे मेरी बात आती है यहां पर यूनिट वेट कैसे निकालते हैं। यूनिट वेट ऑफ सॉइल, ये भी आप तीन तरीके से निकालते हैं। पहला आता है आपके पास कोर कटर, पहला आता है आपके पास कोर कटर मेथड। दूसरा आपके पास आता है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। तीसरा आपके पास आता है वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब इनको समझ के चलते हैं ये है क्या। इंपॉर्टेंट फॉर जेकेएसएसबी जो है वो दो ही है। सैंड रिप्लेसमेंट का प्रोसेस हमारे कोर्स में नहीं है, एक लाइन जो है वो मैं आपको बता ही दूंगा। फिलहाल कोर कटर पे आते हैं, वो कैसे कैसे काम करता है। 1 मिनट का आप पेशेंस करो तो मैं इसका वन लाइनर ऐड ही कर देता हूं, ताकि लिखने में मेरा टाइम वेस्ट ना हो और आपको समझ भी आ जाए। हाँ जी, ये आप लोगों को एक डिवाइस दिख रही होगी यहाँ पर,
इस डिवाइस को हम लोग कहते हैं कोर कटर। इसमें क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल मोल्ड होता है आपके पास, और वो सिलेंड्रिकल मोल्ड का टोटल वॉल्यूम जो है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के आसपास होता है। ये डायमेंशन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने एक दो एग्जाम में इनकी डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखे हैं, तो आपको डायमेंशन ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं है क्या। ये कई बार कॉलेज में भी देखा होगा, आपके पास एक इस तरीके का सिलेंड्रिकल मोल्ड होता है। उस सिलेंड्रिकल मोल्ड का डायमीटर 100 mm का होता है और हाइट उसकी 130 mm की होती है। इस सिलेंड्रिकल मोल्ड को रेमर की मदद से, रेमर समझते हैं क्या होता है, एक हथौड़ा होता है जिसकी मदद से आप इसको जमीन के अंदर गाड़ते हैं। एक हथौड़े की मदद से आप इसको जमीन के अंदर गाड़ते हैं। जब आप इसको जमीन के अंदर गाड़ेंगे तो ये पूरा मिट्टी अपने अंदर भर लेगा, ऊपर तक मिट्टी आ जाएगा। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आप इसके ऊपर डायरेक्टली रैमर से अटैक करते हो, अगर आप इसके ऊपर डायरेक्टली रैमर से अटैक करते हो, तो इसकी ये ऊपर वाली साइड खराब होने का डर रहता है, जिसके कारण ये कवर जो है हम इसके ऊपर लगा देते हैं। इसके ऊपर ये कवर लगाते हैं और ये कवर का नाम होता है डॉली। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी नाम तो पता ही होना चाहिए। इस कवर का नाम होता है डॉली, और डॉली की जो हाइट होती है वो 25 mm की होती है। डॉली की हाइट 25 mm की होती है। तो आपने इसके ऊपर डॉली को ढका, उसके ऊपर आप रेमर की मदद से जमीन में इसको गाड़ते रहो। कब तक गाड़ोगे? जब तक कि ये टॉप से 1 सेंटीमीटर बाहर ना हो। इट शुड बरी इनसाइड द अर्थ, बरी इनसाइड अर्थ until and until it is 1 centimeter above the surface of earth। आपके जमीन से सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही ऊपर होना चाहिए। ठीक है, आप इसको जमीन में गाड़ लो। जमीन में गाड़ने के बाद आप इसको निकाल लो। जमीन में गाड़ने के बाद आसपास की मिट्टी खोद कर इसको निकाल लो। जैसे आपने ये जमीन में गाड़ दिया, ये डॉली है ऊपर की, और जमीन में आपने इसको पूरा गाड़ दिया, इसके अंदर मिट्टी भर चुकी। फिर आप क्या करो, आसपास की मिट्टी को हटा लो, या आसपास की मिट्टी को सारा हटा लो, और फिर इसको बाहर निकाल लो। जब आप इसको बाहर निकालोगे तो वॉल्यूम तो आपको पता ही है ना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम तो आपको पहले से पता है। ये जो आपने मिट्टी ली है, इस मिट्टी का आप वजन भी कर सकते हो। ये मिट्टी जो इसके अंदर है, पूरा आपने कोर कटर बाहर निकाल लिया, इस मिट्टी का आप वजन भी कर सकते हो, और आपके पास जो मिट्टी का वजन आ रहा है वो वजन मान लो W है। मैं यहां से कह सकता हूं ना, अगर मुझे यूनिट वेट निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? मैंने कहा भाई, आपका वेट पता है, आपको वॉल्यूम भी पता है, और आप इस तरीके से अपनी मिट्टी का यूनिट वेट परफेक्शन के साथ निकाल सकते हो। ये बात समझ में आ रही है? अब क्वेश्चन यहां से ये बन सकता है इंटरव्यू के तौर पे, अगर मैं आपसे पूछूं, वैसे आपके काम का नहीं है बट थोड़ा बहुत बता देता हूं, कि भाई ये तो हम जनरली भी कर सकते हैं ना। आप फील्ड में गए और मिट्टी आपने खोदी और वो मिट्टी आप ले आए, उस मिट्टी को नाप लो, उस मिट्टी का वॉल्यूम भी फिक्स रखो अपने आप में, जिसमें भी भरना है भर लो, तो वो तो नाप लो, उससे भी तो नाप सकते हो। लेकिन क्या होता है ना, इसमें एक्यूरेसी ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि जब आप इसको जमीन के अंदर रैमर की मदद से गाड़ रहे हो, जब आप रैमर की हेल्प से इसको जमीन के अंदर बरी कर रहे हो, तो इसके अंदर की जो मिट्टी है ना, वो स्टैंडर्ड तरीके से कॉम्पैक्ट हो रही है। इसके अंदर की जो मिट्टी है वो स्टैंडर्ड तरीके से कॉम्पैक्ट हो रही है। आर यू गेटिंग माय वर्ड्स? तो जब ये स्टैंडर्ड तरीके से कॉम्पैक्ट हो रही है ना, तो रिजल्ट कैसा देता है? एक्यूरेट। रिजल्ट थोड़ा सा एक्यूरेसी के साथ आता है, इसीलिए कोर कटर को अडॉप्ट किया गया। अब आपसे बोला गया कि आप अपनी मिट्टी का वाटर कंटेंट निकालना चाहते हो, तो आप वाटर कंटेंट भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। आपने कहा निकाल लो ना। वाटर कंटेंट ओवन ड्राई मेथड के थ्रू निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? आपने कहा निकाल लो। ओवन ड्राई मेथड के बाद वाटर कंटेंट निकालने के बाद आपको गामा तो पता ही लग गया, आप वाटर कंटेंट भी जान चुके हो, आप इस मदद से अपना ड्राई यूनिट वेट भी निकाल सकते हो। तो ये कोर कटर मेथड है, और इस तरीके से आप अपनी मिट्टी का यूनिट वेट फाइंड करते हो। एक बार आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी
sir, you only discuss one method of specific gravity. Huza, actually there is only the one method which we need to study. ठीक है, एक ही मेथड है, और इसीलिए एक ही पढ़ा. ठीक है, एक बार यस करेंगे प्लीज. चलिए, बहुत सही. अभी बात आती है, ये काफी अच्छा मेथड लगता है मेरे को. इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, पैराफिन वैक्स मेथड. क्यों जानते हैं वो अभी आपको समझ में आ जाएगा. मैंने आपको कहा कि सबसे पहले आपके पास मिट्टी है, कैसी? ड्राई सॉइल. आपके पास ड्राई सॉइल है, उस ड्राई सॉइल को आपने थोड़ा सा पानी मिलाया. पानी मिलाने के बाद अपने सॉइल का पेस्ट बना लिया. ठीक है, आपके ड्राई सॉइल में पानी मिलाया, पानी मिलाकर आपने पेस्ट बना लिया. पेस्ट बनाने के बाद आपने अपने ड्राई सॉइल की एक बॉल बना ली, जिसका जो वजन है वो क्या है? वो W1 है. आप मेरी बात को समझिए, ये वजन क्या है? ये W1 वजन है. आपने क्या करा? दूसरे स्टेप में आपने अपनी इस बॉल को एक पैराफिन वैक्स से कवर अप कर लिया. एक वैक्स से कवर अप कर लिया, और इसका जो आपने वजन किया वो आपका W2 आया. उसी बॉल को एक वैक्स से कवर अप करा. वो कौन सी वैक्स है? वो है आपकी पैराफिन वैक्स. नाम याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है. पैराफिन वैक्स, जिसका डेंसिटी जो है वो फिक्स है 0.902 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ये फिक्स है. मैंने कहा इसका वजन आपके पास आ गया W2, कोई दिक्कत तो नहीं है. अब आप क्या कर रहे हैं? इसको आप एक वाटर से भरे हुए कंटेनर में, दैट इज द कंटेनर फिल्ड विद वाटर, और आप इसमें उस बॉल को डाल रहे हैं जिसमें पैराफिन वैक्स है. यानी ये जो आपकी बॉल है, इस बॉल को आप इसके अंदर डाल रहे हैं, और जब आप इस बॉल को इसके अंदर डालेंगे जिसमें ऑलरेडी पैराफिन वैक्स है, तो ये क्या करेगा? ये पानी डिस्प्लेस करेगा कि नहीं करेगा? आपने कहा ये तो पक्का करेगा. तो पहले पानी का लेवल ये था और इसने इतना डिस्प्लेसमेंट पानी का शो कर दिया. अब जितना भी ये डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है वो मेजरेबल है ना? हाँ, इट इज द मेजरेबल वॉल्यूम. आपने कहा ठीक है, अगर ये मेजरेबल वॉल्यूम है V, क्या मैं ये बात लिख सकता हूं? यही वॉल्यूम ऑफ द वाटर, जो ये डिस्प्लेस्ड वाटर है, यही वॉल्यूम ऑफ द वाटर किसके बराबर है? ये वॉल्यूम ऑफ द सॉइल प्लस वॉल्यूम ऑफ द वैक्स के बराबर है कि नहीं है? आपने कहा ये तो है, पक्का है. और आप यहां से लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द सॉइल जो है वो वाटर माइनस वैक्स के बराबर आएगा. ये भी पक्का आएगा, वाटर माइनस वैक्स के बराबर आएगा. आपने कहा हाँ पक्का आएगा. और मैं जानता हूं कि आपके वैक्स का वजन कितना है. अगर मैं वैक्स के वेट की बात करता हूं तो मैं लिख सकता हूं टोटल वेट था W2. भाई सॉइल प्लस वैक्स का वेट W2 था ना. दिस इज द वेट ऑफ सॉइल प्लस वैक्स, और इसमें से सॉइल का वेट माइनस कर दो. दिस इज ओनली द सॉइल. मैंने कहा इसमें से अगर W1 माइनस करता हूं तो वेट ऑफ द वैक्स आ गया. और डेंसिटी आपको पहले से पता है, डेंसिटी ऑफ द वैक्स तो पता ही है ना. क्या मैं ये बात लिख सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ द वैक्स ही तो है ये, वेट अपॉन डेंसिटी? ये पता लग चुका है, ये आपने मेजर कर ही लिया. तो इसमें से ये घटाओगे तो वॉल्यूम ऑफ द सॉइल आ जाएगा कि नहीं आएगा? आई होप आप कह रहे हो आ जाएगा. अब आपको वॉल्यूम ऑफ द सॉइल पता लग गया, तो मैं यूनिट वेट निकालना चाहता हूं. वो क्या है? वो है मेरे पास वेट ऑफ द सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉइल. इस तरीके से मैं अपना सॉइल का यूनिट वेट आराम से निकाल सकता हूं. यस करेंगे प्लीज. आर यू गेटिंग दिस और नॉट? हाउ कैन कोर कटर बी यूज्ड फॉर द कोहेजनलेस सॉइल? नहीं, मैं अभी बताता हूं. कोर कटर मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द कोहेजनलेस सॉइल. ये पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है. मैं आपको बताऊं, कोहेजनलेस सॉइल के लिए कोर कटर मेथड कैसे यूज होता है. मैंने आपको पहले ही बताया कि यहां पर हम लोग कॉम्पैक्शन करते हैं. यहां पर हम लोग जब मिट्टी के अंदर इसको गाड़ते हैं तो ये कॉम्पैक्शन होता है.
और कॉम्पैक्शन होने के कारण आपकी कोहेजनलेस सॉइल भी ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स ये स्टेबल हो जाती है। बस उसी वजह से हम इसको यूज कर लेते हैं। समझ में आया आपको जो मैंने कहना चाहा? तस्नीम जरगार, due to the external force it becomes stable and hence we can measure the unit weight of the soil. Tasneem Zargar, please say yes, and other student also please say yes. Are you getting each and everything about the water displacement method as well? देखिए मुदस्सिर अहमद, brother, I cannot actually provide you the PDF of one-liners because actually I don't have the PDF. ये जो कंटेंट है ये कंटेंट मैं भी किसी से बनवाता हूँ, बट इफ यू नीड इट तो मार्केट में अवेलेबल है, आप को मैं सस्ते में भी अवेलेबल करा दूंगा, लेकिन वो मार्केट से ही लेनी पड़ेगी। मैं सस्ते में करवा दूंगा, 200-300 रुपए सस्ता हो जाएगा, लेकिन मेरे पास पीडीएफ नहीं है और मैं ऐसे नहीं दे सकता। ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये एक बुक है और बुक को ऐसे लीक करा तो मेरे ऊपर फिर लीगल एक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं चाहूंगा मैं। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, तो ये नहीं होगा, ठीक है। आपको मैं बुक की हेल्प कर दूंगा, अभी बुक आउट ऑफ स्टॉक है, 5-6 दिन में आएगा, तो मैं कॉग्निटिव एकेडमी के थ्रू ही आपकी हेल्प कर दूंगा, ठीक है। मतलब आपको मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे वो बुक दिलवा दूंगा, ये पक्का है, बिकॉज ऑथर मैं ही हूं उस बुक का, वो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। बात आती है यहाँ पर कि एक बच्चे ने क्वेश्चन करा कि ये सैंड के लिए कैसे यूज हो सकता है। देखिए क्या है ना ब्रदर, मैंने आपको बताया कि फोर्सफुली आप यहाँ पर स्टेबल कर रहे हैं, फोर्सफुली आप कॉम्पैक्शन के थ्रू इसको स्टेबल कर रहे हैं, तो वो स्टेबल हो जाता है। मतलब ऐसे परमानेंटली भी मैं स्टेबल नहीं कर रहा, तो ये हो जाता है। फोर्सफुली अगर हम सैंड को कॉम्पैक्ट कर रहे हैं तो वो कुछ टाइम के लिए, कुछ हद तक वो स्टेबल रह सकता है, और होता भी है ऐसा। सैंड आपने देखा भी होगा, होता भी है। चले, अब मेरे पास आता है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। एक्चुअली सैंड रिप्लेसमेंट मेथड अपने कोर्स में है नहीं, तो उसको मैं पढ़ाना भी नहीं चाहूंगा। बस सैंड रिप्लेसमेंट मेथड के रिगार्डिंग 1-2 बातें मैं बताना चाहूंगा आपको कि सैंड रिप्लेसमेंट मेथड जो है वो एक फील्ड मेथड है, और सैंड रिप्लेसमेंट मेथड में आप लोगों का जो सैंड यूज होता है उसको कहते हैं इनोर सैंड। बस इससे ज्यादा मैं उसमें कुछ नहीं, क्योंकि वो कोर्स में इतना है नहीं, तो उस बारे में कोई डिस्कशन मैं कर भी नहीं सकता अभी। कैसे अटक गया? ओके, मैं वन लाइनर दिखा देता हूं आपको सैंड रिप्लेसमेंट का, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये लीजिए, ठीक है। यू कैन ऑल्सो रीड इट कि सैंड रिप्लेसमेंट में जो स्टैंडर्ड सैंड यूज होता है दैट इज एक्चुअली नोन टू बी एज द इनोर सैंड। तमिलनाडु में ये पाया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बस इतना ही, ये और ज्यादा नहीं कुछ हो सकता इसका, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रैक्टिकल है और हमारे पास ये कोर्स में है नहीं अभी। अब अगला टॉपिक मेरे पास आता है जिसको मैं कहता हूं कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। देखो इसको जरा समझ के चलते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। बात आती है यहां से कि आप अपनी मिट्टी को अगर आप ड्राई स्टेट में देखते हैं तो डेफिनेटली ड्राई स्टेट में आपकी मिट्टी सिर्फ और सिर्फ सॉलिड होती है। अगर आप उस मिट्टी के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं, अगर आप इस मिट्टी में थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं, तो पानी के ऐड करने से ये अपनी स्टेट को चेंज करता है, और स्टेट को चेंज करने के बाद ये सेमी सॉलिड कंडीशन में चले जाता है। अगर मैं इसमें और ज्यादा पानी ऐड करता हूं तो फिर ये वो नहीं होता आटा जो बनता है जिसको डॉ कहते हैं, डॉ, ये उस स्टेट में चले जाता है, बिल्कुल चिपचिपा, उसको प्लास्टिक कहते हैं। और अगर मैं इसमें और ज्यादा पानी ऐड करता हूं तो ये फिर लिक्विड स्टेट में मूव करने लग जाता है, ठीक है। तो
आप देखिए कि यहां पर कंसिस्टेंसी शब्द का मतलब क्या समझते हो? कंसिस्टेंसी शब्द को मैं कह सकता हूं, या तो मैं इसको कहूंगा रेगुलरिटी, या मैं इसको अपनी देसी भाषा में अगर समझना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं स्टेबिलिटी। जो जितना ज्यादा कंसिस्टेंट होगा ना, वो उतना अपने आप में स्टेबल होगा। भाई ये प्लीज आप जिनका भी जे से नाम है, आई रिक्वेस्ट कि आप ये लाइन प्लीज मिटा दीजिए, डिस्टर्ब होता है ऐसे। जसविंदर, क्या आप प्लीज ये मिटा सकते हैं? चलिए, तो मैंने कहा कि कल से हम इस पे शायद क्लास ना लें, क्योंकि ना नहीं नहीं, देखिए कोर कटर जो है वो क्वेश्चनलेस के लिए काम आता है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि नहीं आता, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन देखा भी है, मैंने ये क्वेश्चन देखा भी है, तो मैं मना नहीं करूंगा। इधर बहुत डिस्टर्ब करते हैं, मैंने एक दो बार ही देखा है, ये बच्चे गलती से करते हैं, किससे करते हैं, बट ये डिस्टर्ब होता है हमें यार। आगे बात आती है सॉइल से रिलेटेड कंसिस्टेंसी को समझ रहे थे कि आप लोगों का जो कंसिस्टेंसी है बेसिकली वो स्टेबिलिटी है, या फिर मैं कहना चाहूंगा सॉइल की उस स्टेट की बात कर रही है जब सॉइल के अंदर पानी मिलाने से वो अपनी पर्टिकुलर स्टेट को चेंज कर देता है। ऐसा है भी, तो मैंने यहां पर यह कहा कि जब भी आप सॉइल के अंदर पानी मिला रहे हैं तो ड्यू टू द एडिशन ऑफ द वाटर, सॉइल एक्चुअली चेंजिंग इट्स स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, और उसी को यहां पर कंसिस्टेंसी शब्द से डिनोट किया गया है। तो कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल के अंदर हम लोग स्टेट चेंजिंग बिहेवियर के बारे में पढ़ने वाले हैं मिट्टी के। आर यू गेटिंग द कंसेप्ट ऑफ दिस वर्ड? स्टेट चेंजिंग बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे ऑफ सॉइल विद वाटर। पानी के ऐड करने से किस तरह से आपकी मिट्टी का बिहेवियर चेंज होता है, उसको यहां पर दर्शाया गया है। ठीक है, अब मेरी बात आती है कंसिस्टेंसी शब्द का मतलब आपने समझा। कंसिस्टेंसी एक्चुअली में किसने फाइंड करी, मतलब बहुत बड़ा हाथ इसमें किसने मारा? तो द टॉपिक वाज एक्चुअली डिस्कस्ड बाय द एटरबर्ग्स। जो ओरिजिन दी गई वो एटरबर्ग के थ्रू दी गई। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा, मिट्टी में पानी मिलाया, पानी मिलाने से उसकी स्टेट का जो बिहेवियर चेंज हो रहा था उसको देखा इन्होंने। तो वो ग्राफ इन्होंने एक प्लॉट करा। वो ग्राफ कैसा था? वो ग्राफ था आपकी मिट्टी का जो भी स्टेट आ रहा है उसके बीच और पानी के कंटेंट के बीच ये ग्राफ दिया गया। तो दो एक्सिस बने हमारे पास, यहां पर आया वॉल्यूम और यहां पर आया वाटर कंटेंट। शुरू में आपकी ड्राई सॉइल है, ध्यान से सुनना। ड्राई सॉइल में आप पानी मिलाओगे तो पानी जो है वो आपके वॉइड्स में जाकर फिल होगा, और जब तक वॉइड्स में फिल होता रहेगा जब तक आपके वॉइड्स बिल्कुल भर नहीं जाते। हाँ, पक्का ऐसा होगा। और उसके बाद अगर आप पानी को मिलाते जा रहे हो तो आप देख रहे हो कि एक्चुअली में आप लोगों का वॉल्यूम एक्सपेंड करना स्टार्ट कर जाएगा। तो आपने अपनी मिट्टी के अंदर पानी मिलाया और ये जब तक अपनी वॉल्यूम को नहीं बढ़ाएगा जब तक मिट्टी के सारे वॉइड्स पानी से भर नहीं जाते। इस पर्टिकुलर स्टेट पे मैं लिख सकता हूं कि आपकी मिट्टी फुली सैचुरेट हो चुकी है। इस स्टेट पे आपकी मिट्टी फुली सैचुरेट हो चुकी है। आपने कहा बिल्कुल हो चुकी है। तो अब इसके बाद आप जैसे जैसे पानी को मिलाते रहोगे, आप अपने वाटर कंटेंट को बढ़ाते रहोगे, वैसे वैसे आपकी मिट्टी की वॉल्यूम इंक्रीज होती रहेगी। वो पर्टिकुलर लिमिट जिसके बाद आपकी मिट्टी इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई है, उस वाटर लिमिट को बोला गया श्रिंकेज लिमिट। तो कल मैंने क्वेश्चन भी कराया था, कुछ अगर याद हो तो रिलेट करो खुद से। फिर आप थोड़ा सा और पानी मिलाइए, फिर आप थोड़ा सा और पानी मिलाइए। हो क्या रहा है? सबसे पहले आपकी मिट्टी एक अपनी एग्जिस्टेड स्टेट में थी जिसको आपने नाम दिया सॉलिड्स। जब आपकी मिट्टी सैचुरेट हो गई तो उसके बाद आपकी मिट्टी में नया स्टेट आया जिसको आपने कहा सेमी सॉलिड।
फिर आपकी मिट्टी में इसके बाद एक और स्टेट आया जिसको आपने कहा प्लास्टिक, और उसके बाद एक और स्टेट आया जिसको आपने कहा लिक्विड। तो ध्यान से सुनिएगा, और मैं कंफ्यूजिंग पॉइंट्स भी आपको डिस्कस करूंगा कि पेपर में कहां कंफ्यूजन होती है। वो स्टेट या वो वाटर कंटेंट जिस पर आपकी मिट्टी सेमी सॉलिड से प्लास्टिक में कन्वर्ट हो रही है, the water content at which the soil actually converts from the semi solid to plastic state, उस वाटर कंटेंट को बोला गया प्लास्टिक लिमिट। और वो वाटर कंटेंट जहां प्लास्टिक से लिक्विड में जा रही है, यानी आपकी मिट्टी लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रही है, उस वाटर कंटेंट को बोला गया लिक्विड लिमिट। तो ये क्या है, आपको ये चीज याद रखनी है। अब देखो इनकी डेफिनेशन अलग अलग बनती है। एक डेफिनेशन आई, द वाटर कंटेंट एट विच सॉइल बिकम्स टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड। सब लिखा हुआ है, बस आप मेरे शब्दों को सुनिए अभी, और आप मेरे को यस करते हुए चलना। जसविंदर वॉइस तो आ रही है ब्रदर? मैंने कहा दैट मिनिमम वाटर कंटेंट at which soil starts to convert into the liquid state is called liquid limit। कम से कम वो वाटर कंटेंट जिस पर आपकी मिट्टी लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई, या मैंने कहा मैक्सिमम वाटर कंटेंट at which soil can exist in the plastic state। वो मैक्सिमम वाटर कंटेंट जिस पे आपकी सॉइल प्लास्टिक स्टेट में एग्जिस्ट करेगी, लिक्विड लिमिट है ना। ठीक इसी तरीके से यहां का दैट मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल स्टार्ट्स टू कन्वर्ट इनटू प्लास्टिक स्टेट इज कॉल्ड प्लास्टिक लिमिट, या मैक्सिमम वाटर कंटेंट जिस पर सेमी सॉलिड पे हो सकती है। ये मिनिमम मैक्सिमम पे ध्यान देना भाई। इसमें क्या हुआ, मैंने कहा आप लोगों का वो वाटर कंटेंट जिसके बाद सॉइल अपनी वॉल्यूम को इंक्रीज करना स्टार्ट कर रही है, इससे पहले वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रही थी। वो वाटर कंटेंट जिसके बाद वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट हो रही है उसको श्रिंकेज लिमिट कहते हैं। आई कैन डेफिनेटली से कि वो मैक्सिमम वाटर कंटेंट जिस पे सॉइल सॉलिड हो सकती है, या वो मिनिमम वाटर कंटेंट जिस पे सॉइल सेमी सॉलिड बनना स्टार्ट हो गई है, उसको श्रिंकेज लिमिट कहते हैं। एक बात, इन तीनों ही लिमिट पे आपकी सॉइल 100% कैसी है, सैचुरेटेड है। आपको ये बात याद रखनी है, कल क्वेश्चन आया था ना, तो मैंने कहा था कल पढ़ाऊंगा, अब आपको समझ आ जाना चाहिए। एक बात इसके बाद डेफिनेशन क्या कहती है उसको मैं जरा समझा देता हूं। मैंने जो समझाया बस आपको वो चीजें याद रखनी है। तो कंसिस्टेंसी इज द वर्क रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉइल फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। कंसिस्टेंसी 3 तरीके की लिमिट है, इनको एटरबर्ग लिमिट का नाम भी दिया जाता है। लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट। लिक्विड लिमिट को लिखते हैं WL, WP, WS। मैंने कहा लिक्विड लिमिट क्या है, ये वो मिनिमम वाटर कंटेंट है जिस पर सॉइल प्लास्टिक से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रही है। आपकी सॉइल में जो shear स्ट्रेंथ होती है, shear स्ट्रेंथ इज एक्चुअली क्या है वो बाद की बात है, लेकिन मैं कहूंगा बस स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल बहुत कम होती है। कितनी होती है, 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली। इतनी shear स्ट्रेंथ होती है किस पे भाई, अभी तो मैंने बोला लिक्विड लिमिट पे, और सारी सॉइल इतनी ही शो करती है। प्लास्टिक लिमिट की डेफिनेशन मिनिमम वाटर कंटेंट जहां सेमी सॉलिड से प्लास्टिक में जा रहा है, और श्रिंकेज के बहुत सारे मिनिमम जहां सेमी सॉलिड बन रहा है। वाटर कंटेंट जिसके नीचे सॉइल कांस्टेंट है वॉल्यूम पे। श्रिंकेज लिमिट वो जिस पर सॉइल फुली सैचुरेट हो रही है। बिलो श्रिंकेज लिमिट सॉइल फुली सैचुरेट नहीं है। ओहो, ये तो देख लो आप लोग। मैंने कहा बिलो श्रिंकेज लिमिट, क्या सॉइल सैचुरेटेड है? नहीं, पार्शियली सैचुरेट है ना। हाँ, तो यही बात वहां पर लिखी है कि बिलो श्रिंकेज लिमिट सॉइल इज पार्शियली सैचुरेटेड। तो ये बात आपको याद रखनी है।
अब एक बार यस करेंगे सारे। आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू से यस टू मी सो दैट आई कम टू नो कि हाँ चीजें बढ़िया समझ में आ रही है। नेक्स्ट राउंड में अपन क्वेश्चन भी करेंगे इसके, इसलिए सारी चीजें समझ कर चलो। ओके, अब मेरे पास बात आती है कि निकालते कैसे। सबसे पहले अपन निकालेंगे प्लास्टिक लिमिट को। तो देखो प्लास्टिक लिमिट निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है, इंपॉर्टेंट है, आता है, काम आता है। एक बात तो मैं बता दूं कि कुछ चीजें मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा और आपसे क्वेश्चन बनाना चाहूंगा। आपको पता है आपकी दो तरीके की सॉइल होती है, एक होती है आपकी कोर्स सॉइल, एक होती है आपकी फाइन सॉइल। और मुझे नहीं पता कि आपको पता है कि नहीं पता, बट मैं बताता हूं, इस प्रकृति में हर किसी ने कुछ ना कुछ सबको दिया है। इस नेचर में एवरीथिंग इन द यूनिवर्स हैज स्पेशल पावर। कोर्स सॉइल के पार्टिकल बड़े होते हैं, बड़े पार्टिकल होने की वजह से इनके पास जो पावर होती है वो होती है इनके वेट की पावर। और फाइन पार्टिकल के जो बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, अब इनका वजन तो बहुत छोटा होता है ना यार, होता ही नहीं है, तो इनके पास जो पावर होती है वो होती है चार्ज की पावर। याद रखेंगे प्लीज। तो मैंने कहा ये वेट की पावर और चार्ज की पावर है क्यों? ये एक्चुअली में आपके पार्टिकल्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आपके कोर्स पार्टिकल अपने वजन के कारण स्टेबल होते हैं, स्मॉल पार्टिकल चार्ज के कारण स्टेबल होते हैं। तो मैंने कहा आपका पानी है, सपोज, ये मैंने डेमो में भी आपको बताया था, मैं बताता हूं, पानी है। क्या आपको पता है आपका पानी ऐसे टूटता है, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब ये क्या है? चार्ज है ना। और इसी वजह से पानी को क्या कहा जाता है? बाइपोलर इन नेचर। आपका पानी कैसा है? बाइपोलर है। मैं ये बात कह सकता हूं यहां पर कि आप लोगों का H पॉजिटिव और OH नेगेटिव डेफिनेटली अगर मैं मिट्टी में डालता हूं, मेरे पास दो तरह की सॉइल है, एक है कोर्स सॉइल, एक है फाइन सॉइल। अगर मैं इसके अंदर आपका पानी डालता हूं तो चार्ज के कारण आपका पानी किसमें रुक सकता है? आपने कहा एक ही, बस। कोर्स सॉइल में वाटर विल पास, इसमें आपका पानी पास करेगा, इसमें आपका पानी रुक जाएगा क्योंकि चार्ज उसको रोक लेगा, अपने पास बुला लेगा, आजा आजा आजा, आ गया। तो चार्ज ने अपने पास पानी को बुलाया। तो मैंने आपको ये कहा, क्वेश्चन है मेरा, आप आंसर करिएगा प्लीज, कि जो आप लोगों का ये कंसिस्टेंसी वाला कंसेप्ट है, ये किसके लिए पढ़ रहे हो? फाइन सॉइल के लिए पढ़ रहे हो या कोर्स सॉइल के लिए पढ़ रहे हो? कंसिस्टेंसी वाला कंसेप्ट किसके लिए पढ़ रहे हो? फाइन सॉइल के लिए कि कोर्स सॉइल के लिए? समझ गए ना तुम लोग? बहुत बढ़िया। तो ये बात लिख लो कि कंसिस्टेंसी कंसेप्ट जो है वो किसके लिए पढ़ा जा रहा है? वो एक्चुअली में फाइन सॉइल के लिए पढ़ा जा रहा है, ओनली फॉर फाइन सॉइल। तो ये श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट, ये सब फाइन सॉइल के लिए काम आती है। कोर्स में ये सब नहीं होता, समझना मेरी बात को, इंपॉर्टेंट है। चल, अब आगे बात आती है यहां पर कि सबसे पहले तो आप क्या करोगे, 8 से 30 ग्राम ओवन ड्राई फाइन सॉइल ले लो, उसमें कुछ पानी मिला लो, पानी मिलाने के बाद उसका पेस्ट बना लो। कहने का मतलब सॉइल प्लस वाटर लो और उसका एक पेस्ट बना लो। पेस्ट बनाने के बाद एक रोल बना लो और शीशे की प्लेट पर, ये क्या है? ये आपकी एक ग्लास प्लेट है। ग्लास प्लेट पर जैसे होता नहीं है वो आप लोगों का एक सर्कल सा रखा ना कोई, वो जो रोल है उसको हाथ में ऐसे रगड़ोगे तो बत्ती बन जाएगी, ऐसा होगा। तो आप इसको रोल करो और बत्ती बना लो, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लो, थ्रेड। मैंने कहा कि जब आप लोगों का ये थ्रेड बन जाएगा तो ये थ्रेड का डायामीटर जैसे जैसे आप इसको रब करोगे वैसे वैसे ये थ्रेड लाइक बनता रहेगा। दिस इज कॉल्ड थ्रेड। तो अगर अब आप इसको और पतला करोगे तो क्या होगा? इस पे क्रैक आने लग जाएंगे। जैसे जैसे आप इसको लंबा करोगे क्रैक आने शुरू हो जाएंगे सरफेस पे, ऐसा होगा ना जनाब? तो मैंने कहा अगर ये क्रैक 3 mm पर आते हैं, ये थ्रेड का जो डायामीटर है मान लो ये 3 mm का है, तो इस पर क्या होता है? अगर आपके क्रैक आते हैं, क्रैक होने को कहते हैं क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग। अगर ये 3 mm पर ही आते हैं
तो उस वाटर कंटेंट को कहते हैं प्लास्टिक लिमिट। एक कोडल प्रोविजन है, आपको पता होना चाहिए। 3 mm पर अगर क्रैक आते हैं तो उसको प्लास्टिक लिमिट का नाम दिया जाता है। और आप ध्यान से सुनना, अगर ये और पतला होना चाह रहा है, डायमीटर 3 mm से कम हो जाएगा, मतलब और पतला होना चाह रहा है, यानी पानी उसमें ज्यादा है ना, जब तो क्रैक नहीं आ रहे। अगर सूखा होता तो क्रैक जल्दी आ जाती। मेरे कंसेप्ट दिमाग में आ रहे हैं ना? तो मैंने कहा पानी ज्यादा है जिसके कारण क्रैक नहीं आ रहे। तो अगर ये और पतला हो गया, डायमीटर 3 mm से भी कम हो गया, तो उसमें से पानी निकालना पड़ेगा, रिमूव वाटर। और अगर ये 3 mm से बड़े डायमीटर पर ही क्रैक कर गया तो पानी डालना पड़ेगा, तो एड सम वाटर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्लास्टिक लिमिट निकालने का एक तरीका है, आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट को निकालने का सबसे बढ़िया प्रोसेस कैसे ग्रेंडेज, सबसे बढ़िया प्रोसेस है लिक्विड लिमिट को निकालने का कैसे ग्रेंडेज प्रोसेस। इसमें क्या होता है, यार बनाऊं कैसे, थोड़ा बहुत कोशिश करता हूं, आपने बनाया भी होगा, वन लाइनर कंसेप्ट है जेके के लिए, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं। एक इस तरीके का आपके पास ग्रूव होता है, उस ग्रूव में क्या ग्रूव कह रहे हो, एक ऐसा मेटल कंटेनर होता है। ये मेटल कंटेनर किसी इंस्ट्रूमेंट से जुड़ा होता है। इस इंस्ट्रूमेंट में एक हैंडल होता है और नीचे इस मेटल कंटेनर के एक ब्रास प्लेट होती है। ये क्या है, ब्रास प्लेट है। तो मैंने क्या करा, इस मेटल कंटेनर के अंदर सॉइल भर ली। ये आपने कौन सी सॉइल है, फाइन सॉइल है, वो भर ली, एक पानी के साथ पेस्ट बना के भर ली। एक आपके पास ना कटर सा होता है, इस तरह की शेप का एक कटर होता है, एक ऐसा होता है, और एक आप लोगों का कुछ ऐसी शेप का होता है। तो ये क्या है ना, इसको हम लोग कहते हैं कैसे ग्रेंडे टूल, इसको हम लोग कहते हैं कैसे ग्रेंडे टूल, इसको हम लोग कहते हैं ASTM टूल। हम क्या करते हैं, इन टूल की मदद से यहां पर आपका ऐसे करके ना बीच में एक लाइन खींच देते हैं, गड्ढा खींच देते हैं। तो जैसे आपका ये सॉइल है मान लो, तो आपने टूल लिया और टूल से बीच में लाइन खींच दी, बीच में गड्ढा कर दिया। तो जब आप लोग बीच में गड्ढा करते हैं तो वो इस तरीके की आपकी एक शेप ले लेता है। ठीक है, ये गड्ढा हो गया आपका और ये लंबा तक ऐसा चल रहा है, पीछे तक चल रहा है। मैंने आपको ये कहा कि इस गड्ढे का जो बेस है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस गड्ढे का जो बेस है ये, इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, 2 mm। दोनों ही टूल में इसकी विड्थ 2 mm है। अब आपको क्या करना है, आपने ये गड्ढा कर दिया, बीच में लाइन खींच दी, ग्रूव दे दिया, इसको ग्रूव कहते हैं। अब आपको ये हैंडल जो है ना, इसको घुमाना है। जब आप इसको घुमाते हैं ना, जैसे जैसे आप इसको घुमाएंगे तो ये आपकी प्लेट ऊपर नीचे होती रहेगी। ऐसे घुमाएंगे तो ये ऊपर नीचे, ऐसे घुमाएंगे तो ये ऊपर नीचे, यानी एक बार ही उठेगी फिर नीचे पटकोगे, उठेगी फिर नीचे पटकोगे, उठेगी फिर नीचे पटकोगे। तो जैसे जैसे ये ब्रास प्लेट पे स्ट्राइक करेगा, वैसे वैसे मिट्टी पास पास आने की कोशिश करेगा, पक्का करेगा। मिट्टी पास पास आने की कोशिश करेगा ना, पक्का करेगा। तो ये बोला गया कि एक तो जो आप इसमें रोटेशन दे रहे हो या रेवोल्यूशन दे रहे हो, वो कितनी है, 2 पर सेकेंड। 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड आपको देनी है, इस रेट के साथ घुमाना है। जो आपका ये कंटेनर है या कैसे ग्रेंडे एपरेटस है, इसका फ्री फॉल कितना है, ये भी पूछा जा सकता है। मैंने बोला ना कि ये कैसे ग्रेंडेज एपरेटस आपके घुमाने से ऊपर उठेगा नीचे गिरेगा, तो ये जो ऊपर उठ रहा है ये कितनी हाइट तक उठता है, 1 सेंटीमीटर। ये भी आपको याद करना है, 1 सेंटीमीटर तक उठता है। उसके बाद जब तक घुमाना है, जब तक आपका ये 2 mm का ग्रूव आपस में मिलना स्टार्ट नहीं होता। जैसे देखो ये बीच का ग्रूव है, जैसे जैसे करोगे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बीच का जब मिलने लगेगा, ये मिलने लगेगा पोर्शन, उस रेवोल्यूशन पर आपको नोट कर लेना है। तो मैंने कहा रेवोल्यूट अंटिल ग्रूव मीट्स। जब ये बीच का ग्रूव मिल ना जाए, जब तक आपको घुमाना है। तो अब एक कॉमन सेंस है, ध्यान से सुनना है, लिखवाने की चीज नहीं है, वैसे ही पता है।
ज्यादा पानी अगर मिट्टी में हुआ तो 4-5 बार घुमाओगे तो ही मिल जाएगा, क्योंकि मिट्टी में पानी बहुत है, मिट्टी फिसल जाएगी। अगर मिट्टी में कम पानी हुआ तो मिट्टी फ्लो नहीं कर पा रही, जिसके कारण ज्यादा घुमाना पड़ेगा। तो कैसे ग्रैंडे ने ये डेफिनेशन दिया कि 25 नंबर ऑफ ब्लोज के करस्पॉन्डिंग मिलना चाहिए। ग्रूव मीट एट 25 नंबर ऑफ ब्लोज। आपको ये बात याद रखनी है, आपके 25 ब्लोज पे ग्रूव मिलना चाहिए। तो उस मिट्टी के वाटर कंटेंट को, जो वाटर कंटेंट उस टाइम पे मिट्टी में है, जो 25 पे मिल रहा है, उसको लिक्विड लिमिट का नाम दिया गया। ये इस पूरे प्रोसेस को समझने का एक छोटा सा काम है, ठीक है। चलिए, एक बार आप मेरे को यस कर देंगे क्या? बच्चे कमेंट कर रहे हैं यहाँ पर कि वो ब्रास प्लेट होगा कि रबड़ प्लेट होगा। नहीं नहीं, ब्रास प्लेट होगा, ब्रास प्लेट होगा। अगर रबड़ प्लेट हुआ तो फिर वो स्ट्राइक नहीं करेगा ना ढंग से, और अगर स्ट्राइक नहीं करेगा तो फिर वो डिस्टरबेंस कॉज नहीं होगा, तो वो मिलेगा कैसे? तो ब्रास प्लेट होगा, ठीक है। और बच्चे कह रहे हैं 25 ब्लोज होंगे कि 25 रेवोल्यूशन होंगे, मतलब मैं समझा नहीं यार। 25 ब्लोज और 25 रेवोल्यूशन ना, 25 ब्लोज, 25 ब्लोज, रेवोल्यूशन नहीं, 25 ब्लोज। एक ही बात है यार, एक रेवोल्यूशन पे एक ब्लो है ना, तो चाहे 25 रेवोल्यूशन कह लो चाहे 25 ब्लोज कह लो, बात तो एक ही है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, ये दोबारा समझाऊं क्या? कोई बात नहीं, अगर आपको ये समझ नहीं आया तो डोंट वरी, इसको मैं ना पिक्चर की मदद से नेक्स्ट लेक्चर में समझा देता हूँ। मैं इसकी पिक्चर ले आता हूँ, पिक्चर की मदद से नेक्स्ट लेक्चर में समझा देता हूँ, ठीक है। अभी ऐसे बताने से हो सकता है समझ ना आया हो, पिक्चर की मदद से नेक्स्ट लेक्चर में समझा देता हूँ, डोंट वरी। इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवा देता हूँ आपको, ठीक है। अभी मैं आगे चलता हूँ, एक दूसरा मेथड है उसको मैं पढ़ा देता हूँ, इसको मैं नेक्स्ट में पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। अगला दूसरा मेरे पास आता है कोन पेनिट्रेशन या सोवियत लिक्विड मेथड डिवाइस। इनको भी जरा करते हैं। सर जो वाटर कंटेंट होता है वो ज्यादा ऐड करते हैं तो वही होता है क्या? हाँ हाँ, जो पानी आप ऐड करते हो ना उसी को वाटर कंटेंट कहते हैं। भाई ग्रूव का स्पेसिफिकेशन कितना मिलना चाहिए? हाँ हाँ, इसका भी फिक्स है, इसका भी फिक्स है, 11 से 13 सेंटीमीटर के बीच में रहता है, मिलीमीटर सॉरी, 11 से 13 मिलीमीटर के बीच में मिलना चाहिए, ये मिनिमम है। इससे ज्यादा मिले तो मिले, ये मिनिमम है आपका, ठीक है। जिसने भी परफॉर्म नहीं किया वो डरो मत, नेक्स्ट में मैं लाऊंगा, मैं पिक्चर से सारा समझा दूंगा आपको, डोंट वरी, नेक्स्ट में समझाता हूं। अभी फिलहाल इसको समझते हैं। लिक्विड मेथड डिवाइस में क्या होता है कि आपका एक मोल्ड है, इस मोल्ड को आपने सॉइल से भर लिया, ये मोल्ड है, आपने इसको सॉइल से भर लिया, और सॉइल से भरने के बाद आप देखेंगे इसमें कि ऊपर आपको दिख रहा है इस तरीके का एक डिवाइस है, जो डिवाइस आप लोगों का मिट्टी के अंदर नीचे जा सकता है। आपने कहा ठीक है, अगर ये डिवाइस आप छोड़ते हैं और मिट्टी में पानी ज्यादा है, ध्यान से सुनना भाई, ये डिवाइस आपको समझ में आ रहा है, जो डिवाइस आपको ऊपर दे रखा है, ये डिवाइस अगर आप मिट्टी में छोड़ते हैं और ये डिवाइस ज्यादा
पानी वाले मिट्टी में है तो ये ज्यादा पेनिट्रेशन शो करेगा, और अगर मिट्टी में पानी कम है तो ये प्लंजर जो कोन है ये कम पेनिट्रेशन शो करेगा। तो 30 सेकंड के लिए आप इसको बेसिकली मिट्टी के अंदर छोड़ देते हैं, 30 सेकंड के मिट्टी के अंदर छोड़ देते हैं। अगर ये 30 सेकंड में 20 mm से लेकर 30 mm तक के बीच में पेनिट्रेशन देता है, 30 सेकंड में 20 mm से 30 mm के बीच में पेनिट्रेशन देता है, तो उस वाटर कंटेंट को हम लोग कहते हैं लिक्विड लिमिट। बस यही है। कौन की कुछ स्पेसिफिकेशन है, हमको ASTM याद नहीं करनी, इंडियन स्टैंडर्ड याद करनी है। ये एक तो स्टेनलेस स्टील का बना होता है, सेंट्रल एंगल इसका 31 डिग्री का होता है, मतलब ये आपका कोन है तो ये एंगल कितना होता है 31 डिग्री का। मास होता है 80 ग्राम का, और इसका जो पेनिट्रेशन है वो 20 mm 5 सेकंड में है। 30 सेकंड तक 25 mm तक पेनिट्रेशन ये देगा। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है भाई। ये काम की बात है, आपको समझ में आना चाहिए। एक बार यस करो, ये तो क्लियर हो गया। अभी क्लियर हो गया। GNM ये दोनों टाइम काम के हैं। 5 सेकंड में 20 और 30 सेकंड में 25 mm तक के पेनिट्रेशन देगा, उसको हम लोग कहते हैं लिक्विड लिमिट। चलिए ये भी आपको क्लियर हो गया। अब बात आती है यहाँ पर आगे के, तो अभी नहीं पढ़ा सकता, आगे का तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में ही पढ़ाऊंगा क्योंकि नई चीज आ जाएगी। जो भी मैंने पढ़ाया वो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में आते ही पहले मैं आप लोगों को नेम ऑफ एपरेटस, ये ना सोवियत लिक्विड मेथड डिवाइस, या तो आप इसको कौन पेनिट्रेशन कहते हैं या आप इसको सोवियत लिक्विड डिवाइस कहते हैं, सोवियत लिक्विड डिवाइस, ठीक है। जुल्कार 9 समझ में आ रहा है ना? एक मिनट, इशफाक कह रहे रिपीट करिए। इशफाक रेज हैंड करिए प्लीज। आप इशफाक कैन यू प्लीज रेज योर हैंड? हाँ बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? सर ये लिक्विड लिमिट का ये रिपीट कीजिए, कौन माइक पेनिट्रेशन ऑफ मेथड? मत करना अपना। देखिए इशफाक, क्या है ना कि ये आपके पास एक डिवाइस है, इस डिवाइस में ये कौन है, कौन जो है वो प्लंजर है, ऊपर नीचे हो सकता है। आपने अपने मोल्ड को मिट्टी के पेस्ट से भर दिया। अब अगर मिट्टी में पानी बहुत ज्यादा है तो डेफिनेटली वो प्लंजर पूरा पेनिट्रेट कर जाएगा, और अगर मिट्टी में पानी नहीं है तो वो पेनिट्रेशन में दिक्कत करेगा, है ना। तो मैंने कहा कि ये डेफिनेशन है हमारे पास, कोडल प्रोविजन हो गया कि आपका 30 सेकंड में मिट्टी के अंदर ये प्लंजर 20 से 30 mm का पेनिट्रेशन शो करना चाहिए। उस वाटर कंटेंट को लिक्विड लिमिट का नाम दिया गया। तो बात आती है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड आपका है इस कोन के लिए, वो कुछ स्पेसिफिकेशन दे रखे हैं। मिट्टी का वो वाटर कंटेंट जिसमें 30 सेकंड में 25 mm का पेनिट्रेशन शो करेगा, उस वाटर कंटेंट को लिक्विड लिमिट का नाम दिया गया। अभी समझ में आ गया आपको? जी सर, यस सर। अफाक? जी सर, जो ये प्लंजर हम यूज करते हैं सर, इसका डाया क्या होता है सर? प्लंजर का डाया? यार जी प्लंजर सर। का डाया तो मेरे को ऐसा स्पेसिफिकेशन याद नहीं है इसका। प्लंजर का डाया मुझे याद नहीं है, मैं देख के बता दूंगा आपको। ओके सर, श्योर। हाँ चलिए, तो अभी चलते हैं और आधे घंटे बाद अपन दोबारा मिलेंगे, ठीक है? ओके बाय। ओके।